पाठक जी, पहला कमेंट आपका। देखिए राजीव जी, पहले तो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस सहयोगी दल का नाम है भारत का निर्वाचन आयोग। उसे अब स्वतंत्र इकाई संवैधानिक संस्था के रूप में नहीं मानना चाहिए। घोषित रूप से वो सत्ता के पाले में बैठा हुआ एक संगठन है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो भाषा थी, जो तेवर थे, वो सब इस बात का खुलासा कर रहे थे कि उन्हें 7 लोक कल्याण मार्ग से एक टाइम टेबल मिला था, उसे उन्हें आज बांचना था। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो जिस तरह उन्होंने स्तरहीन शेर पढ़ा, वो सीधे सीधे देश के एक बड़े तबके, एक बड़ी आबादी जिसे ईवीएम पर संदेह है, उस पर और विपक्षी दलों पर कटाक्ष था। यह अधिकार उनका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कटाक्ष कर सकता है, हम और आप कर सकते हैं, इस पैनल में बैठे हुए हम 8-9 लोग कोई भी ऐसा तंज कस सकते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्था का प्रमुख, देश की एक बड़ी आबादी, बहुत बड़ी संस्थाएं जिनमें वकील शामिल हैं, पत्रकार हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, अगर उन्हें कोई संदेह है तो आपको कोई अधिकार नहीं मखौल उड़ाने का। ये इसलिए भी कह रहा हूं मैं कि राजीव कुमार जी ये भूल गए कि 2004 और 9 में लगातार 2 बार उनकी पितृ संस्था यानी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हारने पर उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जीवीएल नरसिंह राव ने किताब लिखी थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी बिलीव अवर ईवीएम। तो जो पार्टी ईवीएम का रोना रोती थी, आज वो डब्बा कहकर जो मखौल उड़ा रहे थे, वैसा ही एक लैपटॉप नाम का डब्बा लेकर जीवीएल नरसिंह राव और किरीट सोमैया देश भर में मोटे मोटे आंसुओं के साथ रोते थे जाकर, और लैपटॉप खोलकर बताते थे कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को सवाल उठाना चाहिए था कि राजीव कुमार जी, आपकी ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने किताब लिखी थी और उसकी भूमिका आपके पितृ पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी, लेकिन अब इस तरह के प्रत्युत्तर होते नहीं है। और एक सवाल एक हमारी महिला पत्रकार ने पूछा था कि आपकी आदर्श आचार संहिता हेट स्पीच को लेकर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर लागू नहीं होती, आपने कभी उन्हें नोटिस नहीं दिए। राजीव कुमार का उत्तर आप सब ने देखा होगा, पूरे देश ने देखा। उत्तर न देकर क्या उन्होंने कतार नंबर 2 या 2 नंबर रो में से सवाल ले लिया, यानी उस सवाल का जवाब ही नहीं दिया। और देश जानता है कि पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर विधानसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में किस तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चाहे 100 मीटर की परिधि में चुनाव चिन्ह दिखाना हो, रोड शो करना हो, हिंदू मुस्लिम करना हो, सेना के नाम पर, शहीदों के नाम पर वोट मांगना हो, भारत का निर्वाचन आयोग आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा रहा है। उसकी सारी आचार संहिता, सारे कायदे कानून विपक्ष के नेताओं और विपक्ष के दलों पर लागू होते रहे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार जी ने और निर्वाचन आयोग ने यह बता दिया है कि उसकी अगले 3 महीने में भूमिका एक सहयोगी दल के रूप में ही सत्ताधारी दल के पक्ष में रहेगी। अब यह जनता और विपक्ष की जिम्मेदारी है, जैसा कि शकील साहब कह रहे हैं, यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए था राहुल गांधी की ओर से कि अगर इस चुनाव में नौकरशाही ने, प्रशासनिक अमले ने, निर्वाचन आयोग ने जरा भी गड़बड़ की तो उनकी खैर नहीं होगी। यह संदेश देना बहुत जरूरी था। कुल मिलाकर आज के बाद देखना है कि ये लड़ाई आगे किस दिशा में जाती है। निर्वाचन आयोग से अगर आप कोई अपेक्षा रख रहे हैं तो उनसे अपेक्षा हमारी बेमानी है। जी राजीव जी 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 बिल्कुल। जो बातें, जो बॉडी लैंग्वेज, डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या कुछ कहेंगे आप यहाँ से? जो चुनाव की, जो एक ही सवाल आप सबके बीच में रख रहा हूँ कि यहाँ से चुनाव कितना ओपन दिखाई दे रहा है, और खासकर इन दोनों, क्योंकि 2 गठबंधन हैं, इंडिया और एनडीए, दोनों को के हिसाब से देखा जाए तो। राजीव जी, रविकांत जी ने बहुत विस्तार से हकीकत बयान कर दी है। मैं इसमें सिर्फ इतनी सी बात जोड़ना चाहता हूं कि अब चुनाव का आगाज हो गया, दुंदुभी बज गई है। फौरन से पेशतर जितना कम से कम समय लगे, इंडिया गठबंधन को अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर देना चाहिए। जहां सीटों का बंटवारा जिन राज्यों में होना है वहां हो जाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्य हैं जहां कोई गठबंधन का दूसरा दल कांग्रेस के साथ नहीं है। मध्य प्रदेश में 1 सीट समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पहले ही दे चुकी है।
तो मैं समझता हूं अगर सचमुच इस चुनावी समर में जीत हासिल करनी है, यद्यपि बीजेपी के भी सारे प्रत्याशी घोषित नहीं हुए या एनडीए गठबंधन के भी, लेकिन पहल अब इंडिया गठबंधन को और कांग्रेस को करनी चाहिए कि अगले 72 घंटे में 2 दिन के अंदर अपने कल मुक्त भी हो जाएंगे अपनी यात्रा से राहुल गांधी, कांग्रेस भी इस यात्रा से फ्री हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी कल शाम को भी बैठे हैं, परसों सुबह बैठे हैं, अपने प्रत्याशी घोषित करें। एजेंडा चुनाव का नैरेटिव सेट करने के काम में कांग्रेस ने पहल बढ़त ले ली है। वो जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है मैदान में, वो मुद्दे जनता को अब अपील कर रहे हैं। बीजेपी और मोदी की हताशा ये है, वे इस बार चाहकर भी पुलवामा बालाकोट जैसा कोई मुद्दा सामने नहीं रख पा रहे। कोई राष्ट्रवाद का बुखार जनता के शरीर पर नहीं है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी ज्वर अब उतर चुका है। अगर वो 99-100 डिग्री का कोई बुखार था भी, तो 2 महीने से कम में देश की देह पर से वो उतर चुका है अब। तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस वक्त बढ़त पर है, चढ़त पर है। सिर्फ कमी रह गई है प्रत्याशियों के नाम घोषित करने की। जी राजीव जी। जी 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 शकील अख्तर जी, अभी अभी खबर में देख रहा हूं सीडब्ल्यूसी की बैठक। ये जो धारावी है, ये हिंदुस्तान का हुनर का कैपिटल है। जिसको हम स्किल कहते हैं, हुनर कहते हैं, जिसको जुगाड़ कहा जाता है, ये इन चीजों का कैपिटल है। राजनीति है हिंदुस्तान में हुनर की, हुनर का कैपिटल है। यहां पे लड़ाई, हिंदुस्तान में लड़ाई हुनर और दलालों के बीच में है। धारावी और अदानी के बीच में है। और इसीलिए यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। अब पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। जहां भी हम देखें वही 2-3 नाम दिखाई देते हैं, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी। ये धारावी जो है, ये जमीन आपकी है, आपकी मेहनत की जमीन है। अब ये जमीन वही दलाल लोग आपसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और अदानी के पीछे देश का प्रधानमंत्री है। अदानी अकेला नहीं खड़ा है, अदानी के पीछे देश का प्रधानमंत्री खड़ा है। देश का प्रधानमंत्री खड़ा है। उसके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चंदा मामा, ये उनके पीछे शक्ति खड़ी हुई है।